आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच अंतर क्या होता है, इनका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, इन सभी का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, आई एम अखिल राज, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को और कमेंट करके। यहाँ पर हम अध्याय 2 विलयन का भाग 9 देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन को राउल्ट के नियम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, आदर्श एवं अनादर्श। अब चूंकि ये विलयन द्रव विलयन से संबंधित होता है, द्रव मतलब द्रव में केवल द्रव ही मिला जाता है, तो राउल्ट का नियम लागू होता है। अवाष्पशील के लिए भी लागू है, लेकिन यहाँ पे द्रव के लिए हम देखेंगे। तो आदर्श विलयन क्या है, इसे समझते हैं हम लोग। आदर्श विलयन उसे कहेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, लेकिन एक विशेष बात और कि सभी सांद्रताओं पर पालन करेगा। यानी जो विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब बात आती है कि सभी सांद्रताओं का मतलब क्या है और राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम आप जानते हैं कि हमने राउल्ट का नियम देखा था कि P समानुपाती होता है XA। मतलब कोई विलयन में अगर A विलय या कोई भी विलायक या द्रव विलयन में कोई भी घटक का मूल अंश उसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है। और जब हम बराबर करते हैं तो एक नियतांक P0A लेते हैं। फिर अगर आप B लिए हैं तो PB बराबर P0B इंटू XB। और क्या जानते हैं हम लोग, और राउल्ट का नियम एक और है P टोटल के लिए। यहाँ पे P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB, PA और प्लस PB, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। तो जो इस नियम का पालन करता है, यानी इस नियम पर जो भी विलयन पालन करेगा वो हो जाएगा आदर्श विलयन। इससे थोड़ा सा भी विचलन दिखाएगा इस नियम से, इस समीकरण से, तो उसे कहा जाएगा अनादर्श विलयन। तो बात समझ गए। अब होता है सभी सांद्रताओं का मतलब क्या है कि विलयन में कितना अवयव, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में, जितने भी मात्रा में ले रहे हैं, चाहे कम मात्रा में ले चाहे अधिक मात्रा में, उसी को सांद्रता कहते हैं। अब वो कितना भी मात्रा में ले, अगर इस समीकरण का पालन करता है, यानी जैसे जैसे उसकी मोल अंश बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए वो आदर्श विलयन है। तो ये आदर्श विलयन का पहला गुण हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के गुण, तो पहला गुण तो यही हो गया, यानी इसका मतलब कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी पहला गुण हो गया, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका गुण क्या है आदर्श विलयन का। पहले हमने परिभाषा देखा, फिर अब इसका गुण देख रहे हैं। दूसरा गुण है कि इसका जो डेल्टा H मिक्सिंग होता है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि आदर्श विलयन में जब भी हम कोई इस विलयन में विलय को डालते हैं तो ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण होता है। यानी ना ऊर्जा निकल रही है ना अवशोषण, और मतलब वो विलयन ना ही बाहर से ऊर्जा लेता है ना ही अंदर से ऊष्मा को बाहर उत्सर्जित करता है। तो डेल्टा एच क्या बताता है, ऊर्जा में परिवर्तन, कितना ऊष्मा में परिवर्तन हुआ। अब कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कीजिएगा तो मान 0 आएगा। चौथा इस विलयन का गुण है, इसका डेल्टा भी मिक्सिंग भी 0 होता है। मिक्सिंग का मतलब मिलाने पर, यानी इनमें जो भी अवयव मिलाए जाते हैं, द्रव दूसरा द्रव, एक द्रव में दूसरा द्रव जब मिलाया जाता है आदर्श विलयन बनाने के लिए, तो उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो आयतन टोटल आयतन होगा उन दोनों ए और बी के योग के बराबर होगा, यानी VA बराबर
बी ए प्लस बी बी, बी टोटल बराबर बी ए प्लस बी बी। यानी लेकिन ऐसा करने का मतलब है कि अनादर्श विलयन में आयतन बदल जाता है, आयतन गड़बड़ हो जाता है, या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, लेकिन आदर्श विलयन में आयतन समान रहता है। अब इनका जो चौथा गुण है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है हम यहाँ पे पहले समझेंगे। तो मान लीजिए विलयन है और इस विलयन में दो घटक हैं, ए है बी है, दो अवयव हैं। तो एक अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वो ए होगा, ए टाइप का, और जो बी है उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल बी टाइप का। आकर्षण बल मतलब इंटरेक्शन कहा जाता है इसको, अन्योन्य क्रिया। ए और ए के बीच अन्योन्य क्रिया इस प्रकार लिख देते हैं, बी और बी के बीच अन्योन्य क्रिया इस प्रकार लिख देते हैं। अब इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो फाइनल जो इंटरेक्शन होगा दोनों को मिलाने पर वो ए डैश डैश बी होगा, यानी ए और बी के बीच अब इंटरेक्शन होगा। पहले तो ए शुद्ध रूप में था तो इसके बीच इंटरेक्शन था, आकर्षण बल लग रहा था, अब बी अपने बीच में लगा रहा था अणुओं के बीच। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो अब इनके अणु इस पे लगाएंगे, ये इस पे लगाएगा, ये दोनों समान होते हैं। मतलब ए और बी के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो किसके बराबर होता है, ए और ए के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्लस बी और बी के बीच लगने वाला, इन दोनों के समान होता ही है। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है कि आदर्श विलयन जैसा व्यवहार कौन कौन से विलयन करते हैं। तो बहुत ही कम आदर्श विलयन मिलते हैं, आदर्श विलयन लगभग मिल पाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ हैं जो आदर्श विलयन जैसा व्यवहार करते हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को अगर मिलाते हैं तो वो आदर्श विलयन जैसा व्यवहार करते हैं। एन हेक्सेन, एन का मतलब होता है सीधी श्रृंखला, हेक्सेन कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन इसमें CnH2n+2 पे रखिएगा तो हेक्सेन और हेप्टेन मिलेगा सीधी श्रृंखला में। फिर ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। फिर बेंजीन और टोलुइन भी दिखाते हैं, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। एक अब आता है ग्राफ, आदर्श विलयन का ग्राफ कैसा होता है, इसके बारे में आप पीछे भी देख चुके होंगे राउल्ट का वासुदाब का नियम में, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफ खींच के। इसके लिए हम स्केल लेंगे, यहाँ पे एक एक्स अक्ष बनाइए, एक वाई अक्ष बनाइए, फिर इधर भी बना लीजिए, क्योंकि दो घटक हैं, एक एक्स है, एक ए है, एक बी है, तो दोनों घटक को हम एक साथ दिखा देते हैं। यहाँ पे ऊपर से भी बंद कर लिया जाता है, बंद कर लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रहेगा मोलंस। आप यहाँ पे देखिए राउल्ट का नियम क्या है, मोलंस ये एक्स का काम करता है, ये वाई का काम करता है, तो वाई अक्ष पे ये रहेगा, एक्स अक्ष पे ये रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाष्प दाब, कुछ इस कदर लिख देंगे वाष्प दाब, और इस एरिया में हम लिख देंगे मोलंस। इसी के बीच हम लोग खींच रहे हैं, तो वाष्प दाब भी मोलंस ये है, इस प्रकार है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं राउल्ट का नियम कि पी ए बराबर होता है P0A इंटू एक्स ए, और पी बी बराबर होता है P0B इंटू एक्स बी। इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो पीछे वीडियो अपलोड है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ग्राफ खींचना सिखाता हूँ। मान लीजिए एक्स ए का मान 0 है, यहाँ पे एक्स ए का मान 0 है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स ए का मान जब 0 करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान 0 है, यानी इसका मोलंस है ही नहीं, यानी विलयन में ए मिला ही नहीं है, शुद्ध अवस्था में है। यानी हम जब इसका मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा टोटल। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे, 0 नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो शुद्ध अवस्था में हमें P0 प्राप्त होगा। यानी जब पूरा विलयन में केवल ए उपस्थित हो, बी ना हो। मोलंस 1 आने का मतलब है कि शुद्ध पूरे 1 कब आता है विलयन का मोलंस, तो आपने सुना होगा कि दोनों घटकों का, जब आप दोनों घटकों के मोलंस को जोड़िएगा तो आपको मोलंस 1 प्राप्त होगा। अभी एक्स ए ही पूरा 1 के बराबर है,
यानी कहीं ना कहीं एक्स भी जीरो है, एक्स भी जीरो है, मतलब बी का कोई अस्तित्व नहीं है विलयन में, केवल अभी ए है। तो इसका शुद्ध अवस्था में पी जीरो ए होगा वाष्प दाब, यानी पी ए पी जीरो ए के बराबर होगा। तो अब इस स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, मान के चलते हैं यहाँ पे होगा पी जीरो ए। जैसे जैसे इसका हम वाष्प दाब यहाँ पे एक लिख देता हूँ मैं, मोल अंश हम घटाते जाएंगे, अब बी को मिलाते जाएंगे, अब बी को विलयन में मिलाते जाएंगे तो इसका निश्चित मोल अंश घटते जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों बात लिखता हूँ, यहाँ पे अभी मैं एक्स ए का मान 1 है और एक्स बी का मोल अंश अभी 0 है इस स्थिति में। तो अभी एक्स ए पूरे विलयन में उपस्थित है, तो अभी इसका शुद्ध अवस्था में ये है। जैसे जैसे हम बी मिलाते जाएंगे तो एक्स ए घटता जाएगा, यानी इसके विलयन में इसके मोल अंश कम होते जाएंगे, क्योंकि अब भी आ रहा है साथ साथ। तो ये घटते जाएगा। अगर हम इसको हम 0 कर देते हैं एक्स ए को, मतलब अब पूरे शुद्ध अवस्था में केवल बी ही रख देते हैं, ए को पूरी तरह से कम कर देते हैं, तब ये पूरा वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पूरा। तो इसको 0 करते करते बर में हमें बी को क्या कर देना है, पूरा शुद्ध कर देना है। पूरे विलयन में बी का मान अगर एक कर देते हैं, यानी अब पूरा विलयन में बी ही उपस्थित है, ए खत्म। एक्स से 0 होने का मतलब विलयन में अब ए का थोड़ा सा भी मात्रा नहीं है, इसलिए 0 हो गया, यानी उसका वाष्प दाब भी खत्म हो गया, 0। तो ये इस समय 0 था एक्स बी, तो पी भी 0 था, लेकिन जैसे जैसे इसका 1 हुआ ये बढ़ते गया, जैसे जैसे बी को डालते गए ये बढ़ते गया। थोड़ा इसका वाष्प दाब अधिक ऊपर लेंगे, इसका मतलब हुआ कि बी का वाष्प दाब जैसे अधिक है इसलिए थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पी जीरो बी। तो ये वाला लाइन हो गया पी ए का और ये वाला लाइन हो गया पी बी का। इन दोनों का जो हम मिलान चिन्ह बनाएंगे, ये वाला ये होगा पी टोटल के बराबर, यानी पी ए और प्लस पी बी के बराबर होगा। तो ये ग्राफ होता है। ग्राफ का मीनिंग आपको शायद समझ में आया। अब हम लोग अनादर्श विलयन को देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे अनादर्श विलयन क्या होता है। अनादर्श विलयन बिल्कुल आदर्श का उल्टा, यानी अनादर्श, ये आदर्श नहीं है, यानी सभी सांद्रताओं पर यह राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है और इसके गुण भी बिल्कुल आदर्श विलयन के उल्टे होते हैं, यानी पी ए नॉट इक्वल टू पी जीरो ए इंटू एक्स ए, पी टोटल और पी बी बी। और इसी प्रकार इसका डेल्टा एच मिक्स डेल्टा वी मिक्स भी 0 नहीं होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो पी ए जो है पी जीरो ए इंटू एक्स ए के बराबर नहीं है, ना ही पी बी है और ना ही पी टोटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं होते, या तो कम होते हैं या अधिक होते हैं। यही विशेष बात ध्यान देने वाली है। अनादर्श विलयन में पी ए पी बी और पी टोटल इस मान से या तो अधिक होते हैं या कम होते हैं, यानी आदर्श विलयन 2 प्रकार का हो जाएंगे, जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी 0 नहीं होता, यानी या तो ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। और डेल्टा वी मिक्स भी 0 नहीं होता, मतलब आयतन परिवर्तित होता है, या तो आयतन घट जाता है या आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक तरफ सारणी बनाएंगे आदर्श और अनादर्श का। आदर्श में लिखेंगे कि ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि ये नहीं करता है। इधर ये सारा मैटर लिख देंगे जो भी लिखा गया, उधर लिखेंगे डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, इधर लिखेंगे डेल्टा एच मिक्स बराबर नॉट 0। उसी तरह ये वाला भी लिख देंगे, तो 3 अंतर होंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब जो हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार देखेंगे। अनादर्श विलयन 2 तरह के विचलन दिखाते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब ये विचलन जो राउल्ट का नियम उससे धनात्मक आएंगे, यानी कि ये जो मान है पी ए इनसे पॉजिटिव आएगा, यानी अधिक आएगा, इनसे अधिक आएगा। ये डेल्टा एच मिक्स 0 से अधिक आएगा, डेल्टा पी मिक्स 0 से अधिक आएगा। तो ऋणात्मक और इसका उल्टा जो ऋणात्मक होगा उसमें सब इस छोटे हो जाएंगे, 0 से कम, और ये भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए हम जब ए को अलग पात्र में लिए थे, एक अलग बर्तन में लिए थे, तो इसके अणुओं के बीच जो लगने वाला इंटरेक्शन था ए, और जो बी लिए थे दूसरे डब्बे में, उसके अणुओं के बीच लगने वाला था बी बी, अंतराणविक आकर्षण बल। और जो इन दोनों को मिलाने पर एक पात्र में हमने विलयन बनाया ए बी,
तो इनके बीच आकर्षण था ए बी, यानी ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना उनके बीच आकर्षण बहुत कम था, यानी कि ए के बंधन और बी के बंधन इस ए बी के बंधन से ज़्यादा थे, आकर्षण इनका इससे ज़्यादा था। अब आकर्षण इसका कम था, इनका ज़्यादा था। अब जिसका आकर्षण ज़्यादा होता है उसके कण एक दूसरे से दूर जाने में थोड़ा टाइम लेते हैं, यानी वाष्प इनका वाष्प इससे अधिक नहीं बन पाएगा, यानी जिसका आकर्षण कम होगा उसके कण ज़्यादा जल्दी आसानी से वाष्प बना लेंगे, तो वाष्प दाब भी अधिक हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के विलयन में जो ए और बी दो घटक मिलाकर हमने जो विलयन बनाया उनका जो अंतराणविक आकर्षण बल है शुद्ध विलायकों के तुलना में कम होता है। इस कारण से इसके कण आसानी से सतह छोड़कर उड़ जाते हैं, इनकी तुलना में ज़्यादा ऊपर जाते हैं, यानी इस पूरे पी ए बी यानी ए बी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो पी ए से भी अधिक होता है और पी बी से भी अधिक होता है, यानी पी टोटल जो है इन दोनों से अधिक होता है। पी टोटल में बोल सकते हैं, इसको पी ए बी बोल रहे हैं। तो यही कारण है कि ये राउट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं। इन सारी बातों को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउट नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति में ए बी अन्योन्य क्रियाएं ए और बी बी के बीच अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होती हैं। जो अभी मैंने बताया आपको, इसका मतलब है कि इस प्रकार के विलयनों में ए या बी के जो अणु है शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर जाते हैं। यानी शुद्ध अवस्था में जो ए है और बी है, विलयन में जो ए बी है, तो शुद्ध वाले ए की तुलना में जो विलयन वाला ए है ज़्यादा वाष्प बनाता है, इसीलिए इनके वाष्प दाब ज़्यादा होते हैं विलयन के शुद्ध की अवस्था में, यानी शुद्ध अवयवों की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर जाते हैं। जल की सतह विलयन की सतह को छोड़ के अधिक वाष्प बनाते हैं, तो वाष्प ज़्यादा होगा तो दाब भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे इनकी विशेषता क्या हो जाएगी कि पी ए ग्रेटर देन ये आप देख सकते हैं सब ग्रेटर देन होगा। अब उदाहरण की बात कर लेते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। उदाहरण क्या है समझेंगे हम लोग यहाँ पे। उदाहरण में आप ले लीजिए एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण। तो यहाँ पे वही होगा, जब एथेनॉल को एसीटोन से मिला देंगे तो इसके अणु एक दूसरे के संपर्क में आने के चलते इनके बीच आकर्षण बल कमजोर होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ। तो मान लीजिए एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH और एसीटोन का होता है CH3COCH3। अब एथेनॉल में हाइड्रोजन बंधे O और H के बीच में, यानी C2H5 बाउंड O बाउंड H, OH एक ही में सटा कर लिखेंगे। अब जैसे ही C2CH3COCH3 को इसमें डालेंगे एथेनॉल में, मतलब कि एसीटोन को एथेनॉल में डालेंगे तो ये आ जाएगा इनके बीच आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, बहुत ही तगड़ा बॉन्डिंग है, लेकिन ये इनके बीच आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ नहीं देगा, मतलब कमजोर बना देगा इनके बीच आके। ये भी अपना आकर्षण दिखाएगा यहाँ पे। तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होने के चलते अब ये थोड़ा इनके कण कमजोर हो जाएंगे, अब ये आसानी से वाष्प बना सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। इन बातों को मैं लिख देता हूँ। तो हम इसी प्रकार देख सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को भी मिलाने पर ऐसा ही होता है। एसीटोन और बेंजीन को भी मिलाने पर ऐसा धनात्मक विचलन ये दिखाते हैं। अब हम लोग धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के ग्राफ देखेंगे। यहाँ पे ग्राफ कैसे खींचा जाता है समझेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पॉइंट कर लेता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए। तो वही स्टेप अपनाना है। इसमें करना क्या था, एक एक्स खींचिए यहाँ से, एक्स नहीं ये तो वाई एक्स है। फिर क्या जानते हैं हम लोग, इधर से एक, चूँकि पी ए और पी बी दोनों है तो इसके लिए हम दोनों साइड से बनाएंगे, दोनों को एक ही में दिखाने के लिए। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पे हम ये वाष्प दाब का ग्राफ होता है मोलस, चूँकि पी ए और पी ए बराबर P0 इंटू एक्स होता है, तो एक्स एक्स का काम करता है और जो वाई का काम करता है वो पी वाष्प दाब काम करता है। तो ये वाष्प
तो आपका एरिया हो गया और ये मोल का एरिया हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। मोल अंश x होता है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि x का मान जब हम PA के लिए लेंगे, PA क्या होगा, ग्रेटर देन P0A इंटू XA के ग्रेटर देन होगा ना। यहाँ पे XA का मान हम 0 लेंगे तो ये टोटल 0 होगा। अभी आप इसको बराबर मान के चलिए, बराबर, क्योंकि बराबर स्थिति में हम लोग जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में जब इसको A मानते हैं तो 0 आता है। यहाँ पे शुद्ध अवस्था में P0A मिलता है और राउल्ट के नियम से ये जाना चाहिए सीधा, रैखिक जाना चाहिए। और यहाँ पे आते आते x से क्या हो जाएगा, शुद्ध। यहाँ पे 1 होगा, 0 ले रहे, यहाँ पे 0 होगा, यानी 0 जैसे जैसे A का सांद्रता घटते जाएगा तो वाष्प दाब भी उसका घटते चला जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे B अगर 0 ले, उस स्थिति में B 0 रखेंगे। जैसे जैसे B 1 हो जाएगा इसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और यहाँ पे P0 भी होगा। और टोटल क्या होगा, इस तरह खींच देते हैं राउल्ट के नियम से। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये धनात्मक दिखा रहा है। PA जो है P0A इंटू एक्स से प्लस अधिक आ रहा है, PB भी अधिक आ रहा है P0B इंटू XB से, तो P टोटल भी आ रहा है। धनात्मक का मतलब ये ग्राफ कुछ ऊपर से होकर जाएगा, राउल्ट के नियम से थोड़ा सा ऊपर होके जाएगा। और ये वाला भी, और ये टोटल भी धनात्मक की स्थिति में ऊपर से दिख जाएगा, यानी P टोटल भी PA और PB से अधिक होगा। तो ये ग्राफ हो गया। इस वाले लाइन को हम लिख देंगे PA, नहीं ये PB का है और इधर वाला है PA का। तो आप ग्राफ समझ गए। अब हम लोग ऋणात्मक विचलन वाला देख लेते हैं विलयन। अब हम लोग देखेंगे ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। तो जस्ट धनात्मक के उल्टा होते हैं। इसमें इसका कारण क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझे थे अभी धनात्मक के लिए, कि जो शुद्ध अवस्था में A और B के वाष्प दाब होते हैं वो AB से अधिक होते हैं, सॉरी कम होते हैं। ये A विलयन में जो A और B आ गए हैं वो ज़्यादा वाष्प बनाते हैं और ये कम वाष्प बनाते हैं शुद्ध अवस्था में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच बल कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से शुद्ध अवस्था से ज़्यादा वाष्प विलयन वाले A बनाते हैं, इसलिए इनका वाष्प दाब भी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी शुद्ध अवस्था में जब ये वाष्प दाब जो बना रहे थे PA, अब विलयन में डालने पर इनका वाष्प दाब PA कम हो गया। विलयन वाला जो शुद्ध अवस्था में PA था वो विलयन में डालने पर कम हो गया और कम हो गया, यानी शुद्ध अवस्था में ज़्यादा वाष्प बना रहे थे लेकिन विलयन में अब वही एक कम वाष्प बना रहे, यानी वाष्प दाब वाले शुद्ध अवस्था से कम हो गया। तो ऋणात्मक विचलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे मैं सारा बात लिख देता हूँ ऋणात्मक विचलन से संबंधित। आप जानते हैं क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैंने सारी बातें लिख दी है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति में होता क्या है कि जो AA और BB शुद्ध अवस्था में जो उनका आकर्षण बल है उनके बीच जो विलयन में AB बनेगा उसकी तुलना में कमज़ोर हो जाते हैं, यानी AB का वाष्प दाब कम बनता है और इनका ज़्यादा रहता है, यानी ऋणात्मक विचलन। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम, अतः बिजली विलयन ऋणात्मक विचलन दिखाता है। अब इसके गुण विशेषता क्या होंगे, सब निगेटिव हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे, सब लेस देन हो जाएंगे, लेस देन जीरो ये सब हो जाएगा। उदाहरण की बात करें तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को ले लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में इसका सूत्र होता है CH_Cl3 और एसीटोन CH3COCl3 होता है। तो मान लीजिए C और ये डबल बॉन्ड होता है इनके बीच बंधन, और ये है CH3 और यहाँ पे है CH3। जैसे ही हम इसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो Cl इस तरह कुछ इसका होगा। तो डालने के चलते इनके बीच हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ये रियल में नहीं होता लेकिन एक तरह से O के पास H आ जाता है, इसलिए इनके बीच एक हाइड्रोजन बंध जैसा बन जाता है। इस कारण से इनके बीच आकर्षण बल अब ज़्यादा हो जाता है, यानी ये वाला और ये वाला एक दूसरे को छोड़ के जाने में थोड़ा टाइम लेते हैं या दिक्कत करते हैं, नहीं जा पाते विलयन से, इसलिए वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है। इसी प्रकार हम और भी देख सकते हैं उदाहरण, यहाँ पे ये पहला हो गया। इसी प्रकार आप फिनॉल और एनिलीन ले लीजिए, HCl H2O HNO3 HNO2 और
H2O ले लीजिए। इनको भी मिलाने पर HNO3 है, मिलाने पर ऋणात्मक विचलन ये दिखाते हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे समझ रहे ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। करना क्या है, वही सारणी बनाएंगे इस तरह, और एक्स ए यहाँ पे लेंगे हम लोग, पहले 1 लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 0, यहाँ पे एक्स बी हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पे एक्स बी 1 हो जाएगा। इस स्थिति में इसका ग्राफ कुछ इस तरह गया था राउल्ट के नियम से, और इसका ग्राफ कुछ ए से अधिक था राउल्ट के नियम से। ये ग्राफ थोड़ा जो ऊपर है, इसका लंबाई इसका देखें तो ये बताता है कि बी जो है ज़्यादा वाष्पशील है ए की तुलना में, इसके वाष्प ज़्यादा बनते हैं, इसलिए थोड़ा ये ऊपर है। और ये राउल्ट के नियम से यहाँ पे जाएगा ये स्थिति। ये वाष्प दाब का एरिया है वाई एक्स पे, ये है मोलंस का। इधर मोलंस इस तरह बढ़ रहा है, इधर मोलंस इस तरह बढ़ रहा है, ये इस तरह इंडिकेट करेंगे। और फिर यहाँ पे लिख दीजिए मोलंस, यहाँ पे ऋणात्मक विचलन आ रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर जाएगी ये, इस तरह ग्राफ राउल्ट के नियम से नीचे की ओर होके जाएगा इस तरह, फिर ये भी आएगा नीचे की ओर। तो ये वाला है ग्राफ पी ए का, ये है पी बी का, और ये पी टोटल है लेस देन पी ए प्लस पी बी। और यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म होता है, क्लियर होता है। अंतर कैसे करना है तो आप समझ आदर्श का और अनादर्श का वो तीनों पॉइंट गुण वाला लिख देंगे, वो अंतर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।